मैं दो तीन लाइनों में ज़्यादा मुझे दो तीन लाइनों में भी और तक बताऊँगा। एक्चुअली बाबा साहब की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कैसे उन्होंने सेव किया, कैसे पढ़ाई किया। तो बाबा साहब एक्चुअली उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो जिस वर्ग से बिलोंग करते थे समाज के, उस वर्ग को पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब ऐसा समझ सकते हैं जैसा आजकल शादी विवाह होता है, लड़की है लड़का है, अगर लड़की की शादी होती है तो वो लड़कों के घर जाए, ये समाज में ये बना हुआ है। तो उस टाइम पे ये बना हुआ था कि जो अछूत समाज के होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो लोग आवाज़ें उठाते थे, ठीक है ये हमने नहीं पढ़ना होता। तो बट बाबा साहब को पढ़ना था, बाबा साहब को पढ़ाई बहुत इंटरेस्ट था, बट चूंकि उनके समाज में पढ़ने का हक नहीं था तो पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इनके जो फादर थे, पापा थे, वो आर्मी में, इंग्लिश आर्मी में, हमारे यहाँ उसमें अंग्रेज गवर्नमेंट थी, तो उसके आर्मी में वो सूबेदार थे। सूबेदार काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, अफसर की पोस्ट होती है। तो उन्होंने समाव की मैनेज की, हाँ मेरे बच्चों को पढ़ने दिया जाए, तो उनको मिलता है परमिशन, ठीक है आप पढ़ो। अब पढ़ने का तो मिला परमिशन, पढ़े कहाँ पे, तो उनको ठीक है अभी डिसाइड हुआ कि ठीक है स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे वहाँ पे। बट इनकी माता जी को इनका टेंशन था, वो बहुत चिंतित थी कि बच्चों को अगर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है क्लास में, कोई बच्चा उनका बैठेगा नहीं, कोई उनको सही से उनके साथ मिलेगा नहीं, तो बच्चा हमारा डिप्रेशन में न चला जाए। बहुत ही वो परेशान थी, क्योंकि बाबा साहब 14वें संतान थे, बहुत छोटे थे, सबसे छोटे थे, बहुत लाड प्यार उनको मिला था करते, इसलिए वो बहुत चिंतित थी कि कैसे ये रहेगा। तो फिर फाइनली उन्होंने बोला उनको, बाबा साहब को, कि बेटा तुम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना और कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा एक जरिया है, ऐसा एक हथियार है जिससे तुम काफ़ी आगे जा सकते हो, और जो ये समाज में कुरीतियाँ हैं इनको तुम दूर कर सकते हो, इनसे ऊपर चल सकते हो। उस छोटे से बच्चे ने अपने दिमाग में बात दिखा लिया कि ठीक है मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे पढ़ना है। अब आप इमेजिन करिए, हम लोग तो हम आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता क्या सिचुएशन थी, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया कि डिसाइड हुआ ठीक है क्लास में आगे की तरफ बाकी वर्ग के बच्चे बैठते थे जो अछूत नहीं माने जाते थे, लेकिन इनको ये हुआ कि ठीक है कहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, आगे खुलोगे, फिर हमको दिक्कत होगी। तो क्या हुआ कि ठीक है तुम ऐसा है कि अपनी छोटी सी मैट दरी बोलते हिंदी में, छोटी सी दरी अपनी खुद ही लेके आओ, जहाँ बच्चे लोग दरवाजे के पास अपना शूज निकालते हैं, चप्पल निकालते हैं, वहाँ उनको बैठना है, फिर वहीं से दरी लेके जाना है। तो बेचारे वैसे करने लगे। क्लास में कोई बच्चा उनके साथ खाना नहीं खाता था, क्योंकि वो सोचते थे कि हम बेकार हो जाएंगे, तो बेचारे दीवार की तरफ सर करके अपना वो खा लेते थे खाना। सोचिए मतलब एक बच्चे के ऊपर क्या बीतती है उस टाइम पे, वो हम आज नहीं इमेजिन कर सकते हैं। तो उस समय की कंडीशन बहुत ही खराब थी, तो बेचारे ऐसे करते थे। जिस दिन प्यून नहीं आता था उस दिन उनको पानी पीने का मौका नहीं मिलता था। पानी कैसे पिएंगे, घड़ा छूएंगे, घड़ा छुएंगे तो फिर सब कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगा, उन लोगों को पता नहीं क्या धारणा थी, तो बेचारे उसमें पानी नहीं पाते थे। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों के दौर से वो गुजरे हैं कि बाबा साहब सोचते थे कि हमको अपने समाज के लिए कुछ करना है। जब वो क्लास 10th में थे तो उनके एक टीचर थे, वो मुझे नाम नहीं याद उनका है, बट उन्होंने उनको एक देखा, उन्होंने काफ़ी प्रतिभावान बच्चा ये है, इसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कुछ तो मोटिवेट करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने उनको बुद्ध की जीवनी दी। बाबा साहब अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने उसको लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को याद किया कि हमको हमारे टीचर ने ये बुद्ध की जीवनी दिया था, और बुद्ध की जीवनी जो दिया था टीचर ने, वही टीचर बाद में उनको लेके गए, जो गायकवाड़ थे महाराज जी बड़ौदा के, उनके पास लेके गए, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिला, उनकी प्रतिभा को देख कर उन्होंने स्कॉलरशिप दिया। फिर बाबा साहब कॉलेज में गए, मुंबई में पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर ग्रेजुएशन के बाद उनको फिर से स्कॉलरशिप मिला, फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया, और साथ साथ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD वहाँ से भी कर लिया। बाबा साहब बोलते थे कि मैं और बच्चों की तरह भी 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने 21 आवर्स 21 घंटे तक पढ़ाई करना शुरू किया। क्यों किया वो हम सब जानते हैं, आज का क्या रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। और फिर बाबा साहब वहाँ से आने के बाद उनको ये करार था, उनका इस कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको आके बड़ौदा के राजा के यहाँ दीवान की नौकरी करनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें बोलने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा बताता हूँ आगे क्या हुआ। जब वो गए वहाँ पे फाइनली ज्वाइन किया उन्होंने, इतने तो पीसेस रैंक का ऑफिसर होता है, अगर आज के दिन में देखा जाए तो स्टेट में पीसेस होते हैं, उस रैंक के वो अधिकारी थे वहाँ पे। बट फिर भी उनको बैठने के लिए अलग जगह दिया गया, और फायदे देख के दिया थे उनको कि टच ना हो जाए, हम छू लेंगे तो हम खराब हो जाएंगे या हो जाएंगे, पता नहीं क्या झाड़ा की। तो ऐसा इतना पढ़ा लिखा आदमी, शायद ही इंडिया में उतना कोई पढ़ा लिखा उसमें रहा होगा, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार
वो आप सोच सकते हैं, हम तर्क नहीं कर सकते कितना उनको कष्ट होता होगा उसमें। फिर भी ये सब झेलते हुए भी उन्होंने फिर बाद में जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो उसमें उनका काफ़ी मेजर रोल था। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, उसमें कहने के लिए 7 मेंबर्स थे, बट उसमें 2 लोगों ने रिजाइन किया था, कुछ लोग बाहर थे, एक बंदे को उन्होंने रिप्लेस करके दूसरे को लाया, बट सारा दामोदर ऑलमोस्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी पे ही था। उन्होंने काफ़ी कुछ किया और जो भी उन्होंने देखा समाज में क्या बीत रही है, किसी वर्ग को हम वंचित रख रहे हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, इक्वलिटी नहीं है, तो उन्होंने ये सब सवाल अपने संविधान में उन्होंने सारा कुछ इंक्लूड किया। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, और लेबर्स के लिए भी क्या होता है, कितना घंटे काम करना है, कितना उनको वेजेस मिलने चाहिए, मिनिमम उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। नॉट ओनली वो वुमेन्स के लिए भी काफ़ी उन्होंने काम किया, वुमेन्स के लिए भी लाइक मैटरनिटी लीव होता है, मैटरनिटी पे जाएंगे तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, फिर भी उनको लीव नहीं मिलेगी, सॉरी सैलरी मिलती रहेगी। ये सब प्रोविजन के अलावा काफ़ी कुछ उन्होंने किया। तो लेडीज़ के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, लाइक जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उनको अम्बेडकर जी अपना गुरु मानते थे। और क्यों मानते थे, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि पहले उस समय ज्योतिबा फुले उस समय के टाइम में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई उन्होंने किया था, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे उस टाइम पे। और उस समय देखिए महिलाओं, किसी वर्ग की महिलाएं, चाहे अछूत हो या अछूत हो, किसी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे। महिलाओं को ये था कि आपको सिर्फ घर में बंद रहना है, चौका बेलना करना है, किचन में काम करना है। तो आज की जो भी महिलाएं हैं वो बिकॉज ऑफ उनका जो स्ट्रगल था उसकी वजह से ही हम आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ बोल पा रहे हैं, पीएम बने, सीएम बने, जो भी बनी लेडीज आज के जमाने में, वो बिकॉज ऑफ ज्योतिबा फुले के ही कारण है। उन्होंने पहले अपने वाइफ को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले जी थे, उनको पढ़ाया। बाद में सावित्रीबाई फुले जी को उनको बोला कि पहला स्कूल खोला पुणे में, आई थिंक 1800 समथिंग 50 या कुछ उतना मुझे याद नहीं करती है, तो उसमें पहला लेडीज के लिए स्कूल खोला था। वहाँ पे ज्योतिबा फुले पढ़ाने जाती थी, तो ये कंडीशन थी उस टाइम पे कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो वो साथ में दोनों साड़ियाँ कैरी करती थी। क्यों कैरी करती थी? क्योंकि समाज ये था कि लेडीज को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वो बोलते थे घर वाले कि तुम गलत काम क्यों कर रहे हो। तो इस आसपास के जो लोग थे, रास्ते घूमते थे, वो लोग कुछ गंदा करते थे उनके ऊपर, तो वो साड़ी जो कैरी करती थी स्कूल में जाने के बाद साड़ी चेंज करके घर में पढ़ाती थी। कितना स्ट्रगल किया ये हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और उनकी ही त्याग से, बलिदान से जो आज कुछ हम हैं यहाँ पे, हम उनकी वजह से ही हैं। तो मैं जो ये महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और ज्योतिबा फुले जी, उनके योगदान को के लिए हम उनको नमन करते हैं, और उनके योगदान को कभी वो भूला नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। इसी के साथ मैं अपना स्पीच यहाँ पे आपको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।